हेलो दोस्तों, जीटा एक्सिस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कन्वेक्शन करंट थियरी जो हमें अर्थर होम्स ने दिया था। अब हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी क्या है? बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी वैगनर ने 1912 में दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि लगभग 200 मिलियन साल पहले सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे उन्होंने एक लार्ज कॉन्टिनेंट बनाया जिसे पेंजिया कहा उन्होंने, जिसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो कनेक्टेड थे। अब ये कॉन्टिनेंट्स टाइम के साथ क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते गए और इनसे हमारा आज का जो कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर है वो बना। लेकिन वैगनर के साथ दिक्कत ये क्या हुई कि वैगनर जो थे वो इस मूवमेंट की कोई फोर्स नहीं बता पाए। उन्होंने दो फोर्स सजेस्ट की थी, एक थी टाइडल फोर्स जो कि मून और सन के द्वारा लगाई जाती है और दूसरी थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमारे अर्थ के रोटेशन से आती है। बट दोनों ही फोर्सेस इनसफिशिएंट थे। जब इनका कैलकुलेशन किया गया जियोलॉजिस्ट और फिजिक्स के थ्रू तो पाया गया कि इनके जो फोर्सेस हैं वो बहुत कम हैं कॉन्टिनेंट्स को मूव करने के लिए, और इसीलिए क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को रिजेक्ट कर दिया गया 1912 में। लेकिन इसके रिजेक्शन के बाद भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनको इस थियरी में बिलीव था, और वो इसका जो फोर्स है, इसका जो मैकेनिज्म है, जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है, वो फाइंड करना चाहते थे, वो इस थियोरी को प्रूव करना चाहते थे। और ऐसे ही कई साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे अर्थर होम्स। अर्थर होम्स ने 1929 में एक थियरी दी, कन्वेक्शन करंट थियरी। कन्वेक्शन करंट थियरी एक अटेम्प्ट था, एक कोशिश थी ये बताने की कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो है वो कैसे, उसमें जो फोर्स है वो कैसे लग सकता है। तो ये उसकी एक थियरी थी। ये थियरी इतनी एक्यूरेट थी कि आने वाले टाइम में सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स में भी इस थियरी को इंक्लूड किया गया। तो अर्थर होम्स की थियरी क्या थी? उनका कहना था रॉक्स जो कि हमारे अर्थ के गहराई में होते हैं वो बॉइंटली यानी बॉइंसी के कारण ऊपर उठने लगते हैं सरफेस की तरफ। तो अगर जो रॉक्स यहां पे हैं वो बॉइंसी के कारण ऊपर उठते हैं। और वो ऊपर क्यों उठते हैं? क्योंकि वो हीट हो जाते हैं रेडियो एक्टिविटी के कारण। तो उनका कहना है कि अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिविटी है, उसके कारण रॉक्स हीट होते हैं और वो सरफेस की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो सरफेस तक पहुंच जाते हैं यहाँ पे तो वो कूल होने लगते हैं, और जब वो कूल होने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि वो कूल होके डेंस हो जाते हैं और फिर वापस सबडक्ट होते हैं और फिर सर्कल चलते रहता है। ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। डिटेल में अब हम देखते हैं कि ये थियरी का क्या बेसिस है। तो स्टार्टिंग में जब हमारा अर्थ बना था लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तो क्या था? ये पूरा का पूरा एक मोल्टन मैग्मा था। ओवर ए टाइम एक टाइम आया जब आउटर जो क्रस्ट है वो थोड़ी सॉलिडिफाई हो गई, लेकिन अंदर का जो एरिया था वो पूरा का पूरा मैग्मा था। लेकिन आउटर क्रस्ट बन गया सॉलिड, तो जो हीट थी वो एस्केप नहीं कर पाई क्योंकि हमारा जो सैंड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसीलिए हीट ट्रैप हो गया, हीट जो है वो अंदर ही फंस गया। तो इसी कारण से हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट है। जो कोर है, जो आउटर कोर है, इनर कोर है, मेंटल है, वो बहुत ही हीटेड है क्योंकि हीट जो है वो ट्रैप्ड है इसके अंदर। अब हमने एक और चीज पढ़ा था कि जब अर्थ बना तो अर्थ बहुत ही ज्यादा मोल्टन स्टेट में था और इसके अंदर कुछ हैवी एलिमेंट्स थे जैसे आयरन और निकल हो गए, और कुछ लाइटर एलिमेंट्स जैसे सिलिकेट्स हो गए। तो हैवियर एलिमेंट्स क्या हुए? वो अपने वेट के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण वो सेंटर की ओर सिंक हो गए, वो सेंटर की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि उनका वेट ज्यादा था, ग्रेविटी ने उनको अंदर की ओर खींच लिया और वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगे। और हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे हमारा कोर बना। कोर रीजन किससे बना है? निकल से बना है और आयरन से बना है, नीफ पे कहते हैं इसे हम। तो ये बहुत ही हैवी था। और लाइटर एलिमेंट्स के साथ क्या हुआ? जो सिलिकेट्स थे वो आउटर साइड में इकट्ठा हो गए। तो आउटर पेरिफेरी में लाइटर एलिमेंट्स, कोर में हैवियर एलिमेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हैवीएस्ट है, यहाँ पे लाइटेस्ट एलिमेंट्स है। एक तरह से पूरी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी क्योंकि आयरन आपको यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कंपोनेंट्स थे वो इस तरह सेग्रीगेट हो गए, वो इस तरह अलग हो गए। सेंटर में हैवियर और पेरिफेरी के साइड लाइटर। अब हम जानते हैं कि जो ज्यादा हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ क्या होता है? उसमें से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिवली एक्टिव होते हैं, यानी कि वो डीके होते हैं। जैसे कि एक बड़ा, जैसे यूरेनियम एग्जांपल है। यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इतने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं कि वो बहुत ही अनस्टेबल एटम होता है। वो एटम डीके होता है।
और जब वो डीके होता है तो स्मॉल पार्टिकल बनाता है, कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी भेजता है और फिर एनर्जी भी रिलीज करता है। तो इसके सराउंडिंग में, अगर इसके सराउंडिंग में रॉक्स हैं, ये जो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है वो रॉक्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसको एब्जॉर्ब करने के कारण जो रॉक्स है उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो हीट हो रहे हैं या पार्शियली हीट हो रहे हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, यानी कि बॉइंट फोर्स अपवर्ड लग रहा है। तो अब देखते हैं हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम देखते हैं अर्थर होम्स की थियरी थोड़ी डिटेल में। तो यहां पे आप समझिए कि ये पूरे जो येलो डॉट्स हैं ये रेडियो एक्टिव रॉक्स हैं, लेकिन कुछ जगह हमारे अर्थ में इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, वो यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है। हमने यहाँ पे इलिस्ट्रेशन के लिए दिखाया है 3 जगहों पे, लेकिन वो कई जगह ज्यादा हो सकती है, जैसे यहाँ पे भी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो रॉक्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके होगा। जब रेडियो एक्टिव डीके होगा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, और ये एनर्जी क्या होगी, आजू बाजू की जो रॉक्स हैं वो उसको अब्जॉर्व कर लेंगे। जब आजू बाजू के रॉक्स एब्जॉर्व करने लगेंगे तो वो हो जाएंगे हीटेड अप, पार्शियली मेल्टेड स्टेट में हो जाएंगे या मेल्टेड स्टेट में हो जाएंगे। और इसके साथ क्या होगा कि उनकी बॉयंसी जो है वो फोर्स अपवर्ड्स लगेगी, क्योंकि उनकी डेंसिटी हो गई है कम सराउंडिंग रॉक से कंपैरिजन। और इससे क्या होगा कि ये जो हीटेड रॉक्स हैं वो ऊपर सरफेस की ओर आएंगे। क्यों? क्योंकि इन पे बॉयंसी ज्यादा लग रही है। तो यही कहा था पहले लाइन में, रॉक्स इन द इंटीरियर, मतलब हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक्स हैं, ये वाले रॉक्स जो इस एरिया में है, दे वुड बॉइंटली, यानी बॉयंसी के कारण वो ऊपर आएंगे। बॉयंसी क्यों होती है? जब भी एक कम डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट या कोई फ्लूइड है वो हाई डेंसिटी फ्लूइड लाइक तरल ऑब्जेक्ट या पार्शियली मोल्टेन या प्लास्टिक स्टेट के रॉक्स के बीच में है, तो बॉयंसी ऊपर लगेगी। तो बॉयंसी के कारण वो ऊपर उठते हैं सरफेस फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ। और ऊपर क्यों आते हैं? क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी से उनकी हीटिंग होती है, दे आर हीटेड बाय रेडियो एक्टिविटी। और जब वो सरफेस पे आ जाते हैं, यहाँ पे सरफेस के पास आ जाते हैं, फिर क्या होता है कि सरफेस के पास आने के बाद ये थोड़े कूल होने लगते हैं, और कूल होने के बाद इनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, तो दे सिंक बैक, यानी कि वो वापस गहराई में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कूल होने के कारण वो डेंस हो जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है, और ग्रेविटी उनको फिर नीचे खींच लेती है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि फिर से नीचे आ गए, और ये सर्कल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अगर इसी को हम थोड़ा यहाँ पे देखें तो क्या होता है कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि रेडियो एक्टिव रॉक्स हैं हमारे मेंटल के अंदर, और ये रेडियो एक्टिव रॉक्स हीट जनरेट करते हैं, उससे यहाँ का जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होके ऊपर आते हैं। अब कुछ रॉक्स यहाँ पे मिड ओशनिक रिज से सरफेस पे आ जाएंगे, बाकी के ऐसे कुछ इस साइड कुछ इस साइड ऐसे फ्लो होने लगते हैं। तो इस फ्लो के कारण यहाँ पे जब आते हैं तो ये कूल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट का कोई सोर्स नहीं है। यहाँ पे हीट हुए, हीट के कारण ऊपर आए, और यहाँ पे वो फिर अपना हीट जो होता है वो लूज कर देते हैं, और जब वो हीट लूज कर देते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, वो आ जाते हैं वापस नीचे गहराई में। ये सर्कल चलते रहता है। तो अर्थर होम्स ने इसी को कन्वेक्शन करंट का, कन्वेक्शन मतलब यही होता है कि यहाँ पे हीट हुए, ऊपर गए, कूल हुए, वापस नीचे आए। तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो ये रेनफॉल होता है ये भी एक कन्वेक्शन का है, एवोपोरेशन होता है, वाटर ऊपर जाता है, फिर कूल होता है, नीचे आता है, तो ये भी एक कन्वेक्शन है। तो इसको भी हम कन्वेक्शन कहते हैं। ये मैग्मा का कन्वेक्शन करंट है जो मेंटल में होता है। अब अपनी थियरी पे अर्थर होम्स ने उसके बाद ये कहा कि कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो इसी फ्लो, इसी मैग्मा के फ्लो के ऊपर कॉन्टिनेंट्स भी मूव होते हैं। और मैग्मा क्यों फ्लो हो रहा है मेंटल में? क्योंकि कन्वेक्शन करंट है। यहां पे अगर हम देखें, अगर हम इसको लिथोस्फीयर माने और ये एस्थेनोस्फीयर है, तो यहाँ पे ये मैग्मा का कन्वेक्शन करंट है, यहाँ पे आया और ऐसे मूव हो रहा है दोनों डायरेक्शन में। तो आप देखिए कि ऊपर का जो लिथोस्फीयर है वो भी दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो लिथोस्फीयर या जो कॉन्टिनेंट है वो दोनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्मा का करंट है। तो अर्थर होम्स ने यही बताया कि कॉन्टिनेंट जो है वो इस मैग्मा के फ्लो के कारण मूव होते हैं। और मैग्मा क्यों फ्लो हो रहा है मेंटल में? क्योंकि कन्वेक्शन करंट है। इसके बाद अर्थर होम्स ने यह भी कहा कि अपवर्ड कन्वेक्शन जो होता है वो इस क्रस्ट को या इस लिथोस्फीयर को रप्चर कर सकता है। मतलब यहां पे ऐसा हो सकता है कि ज्यादा टाइम तक ये चलेगा तो यहाँ पे बीच में एक दरार पड़ेगी और सरफेस तक मैग्मा आ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्ट वैली बन रहा है। तो अर्थर होम्स ने यही बताया कि जहां पे भी अपवर्ड ब्रांच होगा, जहां पे भी ये कन्वेक्शन करंट ऊपर आ रहा है, तो क्योंकि ये बहुत वार्म होता है यहाँ पे, ये नीचे से मेल्ट भी कर रहा है और यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, इसीलिए
जो ऊपर का लिथोस्फीयर है वो भी अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ओवर द टाइम यहाँ पे एक रिफ्ट हो जाता है, एक क्रैक पैदा हो जाता है, यानी कि रप्चर हो जाता है क्रस्ट, इवन रप्चर द क्रस्ट। दैट लेटरल मूवमेंट कुड प्रोपेल द क्रस्ट साइडवेज लाइक अ कन्वेयर बेल्ट। तो ये जो है ये इधर मूव हो रहा है और इधर का पार्ट इधर मूव हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये रप्चर हो रहा है। तो अर्थर होम्स ने ये भी बताया बाद में। अब हम इसे जानते हैं कि हम इसे MOR कहते हैं। MOR मतलब मिड ओशनिक रिज। तो ये मिड ओशनिक रिज के जो बहुत ही ब्रीफ जो डेफिनेशन थी वो अर्थर होम्स ने दी। बाद में आगे जाके जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखेंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि MOR क्या होता है और कैसे बनता है, बट यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन उन्होंने बताई। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि व्हेन कन्वेक्शन करंट मूव्स डाउनवर्ड्स द buoyant continents would crumble up and form mountains। तो उन्होंने कहा कि अगर सपोज कर लीजिए कि ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे कन्वेक्शन करंट सबडक्ट हो रहा है, जैसे हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट हिमालयास के नीचे जो कन्वेक्शन करंट है वो ऐसे नीचे की ओर जा रहा है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्रम्बल होंगे। क्रम्बल मतलब फोल्ड होंगे एक तरह से, और फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। तो इन्होंने एक बेसिक थियोरी दी कि फोल्ड माउंटेन्स भी कैसे बनते हैं। इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि बाउंड्री पे फोल्ड माउंटेन्स कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये फोल्ड्स डेवलप हो रहे हैं, ये माउंटेन्स में फोल्ड हो रहे हैं और ये इवेंचुअली फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। तो अर्थर होम्स ने अपनी थियोरी में बताने की कोशिश की कि ये फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जहां पे भी आपका मैग्मा सबडक्ट हो रहा है वहां पे अगर कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स कोलाइड होंगे और फोल्डिंग हो सकती है, जिसको उन्होंने कहा कि क्रम्बल अप। क्रम्बल होना मतलब यही होता है, ऐसे फोल्ड होना, और क्रम्बल होके वो क्या बनाएंगे, माउंटेन्स बनाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अर्थर होम्स ने कहा कि कन्वेक्शन एज अ मैकेनिज्म फॉर लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ एंड कूलिंग इट्स डीप इंटीरियर। तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट ट्रैप्ड है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारा अर्थ बना था तो बहुत ज्यादा हीट था। क्यों हीट था? क्योंकि एक बहुत ही हीटेड प्रोसेस, एक बहुत ही जो कंप्रेशन था उसके कारण हमारा अर्थ बना, गैस जो थे वो कोलैप्स हो गए अपने कोर में, और फिर बहुत सारे मेटेरोइड भी टकराए, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। लेकिन आउटर क्रस्ट बन गया, हीट ट्रैप हो गया, तो हीट बहुत ज्यादा है। तो कन्वेक्शन करंट के साथ क्या होता है कि यहां से जो रॉक्स होते हैं उसकी हीट लेके ये मैग्मा ऊपर आता है, यहां पे ये हीट स्पेस को दे देता है और फिर ये कूल हो जाता है, कूल हो गया ये वापस चला जाता है। तो अर्थर होम्स ने कहा कि एक मैकेनिज्म है जिससे हमारा अर्थ अपने हीट को लूज करता है स्पेस को। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा ये बेसिकली एक ओशनिक क्रस्ट समझ लें, और ये आपको कन्वेक्शन करंट देखने को मिल रहा है। कन्वेक्शन करंट जब यहाँ पे आ रहा है तो ये अपना हीट जो है वो स्पेस में दे रहा है। तो आप देखेंगे कि जो सेंटर है वहां पे सबसे ज्यादा हीट जा रही है स्पेस में, साइड में थोड़ी कम जा रही है, और ये फिर कूल हो जा रहे हैं और फिर ये नीचे की ओर जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो कन्वेक्शन करंट का मैकेनिज्म है, ये एक मैकेनिज्म है अर्थ का इंटीरियर का जो हीट है उसको स्पेस में लूज करने का। तो इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट। तो अगर हम समरी देखें, हमने अभी तक जो देखा अर्थर होम्स की थियोरी में, रॉक जो मेंटल के अंदर होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी से हीटेड अप हो जाते हैं, और हीट होने के कारण वो राइज अप होते हैं। हीटेड होने से क्या होता है कि डेंसिटी कम होती है। जब डेंसिटी कम होती है तो बॉयंसी उस रॉक्स को ऊपर ले आती है। कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो कन्वेक्शन करंट के कारण मूव होते हैं। बिकॉज ऑफ ये जो प्रोसेस है, जो ये मेंटल जो रॉक से ऊपर आते हैं मेंटल के, और फिर वो मूव होते हैं कन्वेक्शन करंट में, तो उसके कारण हमारे कॉन्टिनेंट्स भी मूव होते हैं। राइजिंग कन्वेक्शन करंट जो होता है उससे रिफ्ट्स पैदा होते हैं, जो हमारा MOR होता है, मिड ओशनिक रिज। तो जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये जो मैग्मा ऊपर आता है वो कैसे रिफ्ट पैदा करता है ऊपर के लिथोस्फीयर में। डिसेंडिंग कन्वेक्शन करंट कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो जब ये कन्वेक्शन करंट डिसेंड होते हैं, मतलब डेंस होकर जब नीचे की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका लिथोस्फीयर होगा वो क्रम्बल अप हो सकता है, खासतौर से जब कॉन्टिनेंट बाउंड्री और फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन दिखता है। और आखिरी में हमने देखा कि ये जो मैकेनिज्म है ये हीट लॉस का भी मैकेनिज्म है, अर्थ के इंटरनल हीट का स्पेस में लॉस होने का। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक दूसरी पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जिसमें कि सी फ्लोर की मैपिंग की गई और फिर वो बेसिस बनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी का। तो ये वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।